Good morning, dear student. Welcome to my channel. Yesterday, we have discussed डायमेंशनल एनालिसिस. वहाँ पे हमने कन्वर्जन फैक्टर को डिस्कस किया था. आज मैं दो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँगा कन्वर्जन को लेके. ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क. एक जग में 2 लीटर मिल्क है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब. Calculate the volume of milk in मीटर क्यूब. क्या होगा सॉल्यूशन? अब आपको पता है कल मैंने कन्वर्जन फैक्टर बहुत सारे लिखवाए थे, उनमें से एक था वॉल्यूम का. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ये हमने कन्वर्जन फैक्टर किया था. हमें लीटर को कैंसिल करना है यहाँ से क्योंकि मीटर क्यूब में बदलना है. तो लीटर को मैं नीचे लेके आऊंगा. यूनिट फैक्टर क्या बनेगा? यूनिट फैक्टर मींस 1 ही रह जाएगा. इधर क्या बनेगा? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 लीटर. तो अब जो वॉल्यूम है मिल्क की वो कितनी है? वॉल्यूम ऑफ मिल्क वो कितनी दी है? 2 लीटर इंटू 1 लिख सकता हूँ. 1 की जगह हम क्या यूज करेंगे? यूनिट फैक्टर. सबसे आसान मेथड है ये. 2 लीटर इंटू 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 लीटर. लीटर से लीटर कैंसिल. ये कितना हुआ? 0.002 मीटर क्यूब. तो इस तरह से आप जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका यूज कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम. क्या है? हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 2 डेज. 2 दिनों में कितने सेकेंड होंगे? वैसे सिंपल भी कर सकते हैं. हाउ मैनी सेकेंड are there in 2 days. सबसे पहले तो कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं डे का सेकंड में. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट. 60 इतने सेकंड होते हैं 1 डे में. अब हमें डे को कैंसिल करना है, सेकंड में बदलना है. हाउ मेनी सेकंड. यहाँ से सॉल्यूशन अपना ये कन्वर्जन फैक्टर बनाया. एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में. 24 घंटे में कितने होंगे? 24 गुना 3600 इतने सेकंड्स होंगे. हमें डे को कैंसिल करना है तो यूनिट फैक्टर क्या होगा? जिसको कैंसिल करना है उसको हम डेनोमिनेटर में लेके जाएंगे. 24 इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 डे. अब हमें 2 डे को कन्वर्ट करना है. 2 डे इज इक्वल टू 2 डे इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड बाय 1 डे. कैंसल हो गया. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो डिजायर्ड सेकेंड से. तो इस तरह से जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका यूज हो सकता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी. अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए तो इन लॉ को ओबे करने के बाद ही वो कंबाइन करते हैं. लॉ ऑफ chemical combination. Element combine together to form compounds on the basis of following
ठीक है, फर्स्ट कौन सा आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट जो हमारा लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ दिया गया था 1789 में। 1789 में, कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट कंपलसरी नहीं है। 1789 में एंटोनी लेवोसिया, जो केमिस्ट्री के फादर भी बोले जाते हैं, एंटोनी लेवोसिए, ठीक है। तो इन्होंने दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इट स्टेट दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तभी तो मास ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना ही क्रिएट हुआ, क्योंकि जितना मास हमने रिएक्टेंट का लिया उतना ही मास किसका बन गया, प्रोडक्ट का। आप ये स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, और इट स्टेट दैट in a chemical reaction the total mass of reactants is always equal to total mass of प्रोडक्ट। अब यही रीजन है जो आपने 10th क्लास में बैलेंसिंग की थी। 10th क्लास में बैलेंसिंग थी हमारी, वो बैलेंसिंग इसीलिए करते थे ताकि जो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो सके। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, ये डाल्टन ने दिया था, सॉरी, जो लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन है लुइस प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। ये दिया था 1789 में, वो दिया था 1799 में। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट, ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस की है अगर याद हो बच्चों को। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और दूसरे जो नाम है इसका लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ये दिया था लुइस प्रोस्ट 1799। क्या कहते हैं ये लॉ, एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा वही एलिमेंट रहेंगे, उसी रेशो में मिलेंगे, चाहे हमें वो कहीं से भी मिला हो। मैं इसमें CO2 का एग्जांपल लूंगा बाद में, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इट स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड always contain the same element in definite proportion by weight के डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अब CO2 है हमारा, CO2 हमें कंबशन ऑफ फ्यूल से मिलता है, रेस्पिरेशन से भी मिलता है,
ठीक है। अनदर सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, कोई भी फ्यूल जलता है, कोई भी कंबशन होता है। CO2 एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं हम, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लो। CO2 कैन बी obtained by respiration, combustion of fuel। अब ये नहीं है कि इसमें अलग अलग एलिमेंट हो गए, बट इट ऑलवेज कंटेन CO2 क्या होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 3:8। वो कैसे होते हैं, वेट का कार्बन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 4 3 जा नहीं, ऑक्सीजन CO2 का है, ऑक्सीजन का यहाँ कितना होगा 16 एक एटम का हुआ CO2 में, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो कितना होगा यहाँ 32। तो CO2 हमें कहीं से भी मिला हो, चाहे रेस्पिरेशन से मिला हो, कंबशन से मिला हो, कार्बन और ऑक्सीजन होंगे हमेशा इसमें, और कार्बन के कितने हिस्से होंगे 3, ऑक्सीजन के 8, क्योंकि कार्बन के एटॉमिक मास 12, क्योंकि हमने क्या बोला है, इट स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड, एक रासायनिक यौगिक ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, वही एलिमेंट रखते हैं इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट के डेफिनिट प्रोपोर्शन में। कार्बन एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, CO2 ले रहे हैं हम, तो 2 का कितना होगा 16 2 जा 32, होल नंबर रेशो हमने निकाल लिया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लॉ डिस्कस करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपने इनको पहले भी डिस्कस किए हैं, और 9th क्लास में मैं बार बार आपको बता रहा हूं। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दिया था डाल्टन ने 1803। क्या कहते हैं ये लॉ, ये लॉ कहते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट है, वो कंबाइन करते हैं आपस में, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस एलिमेंट का मास जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, उनका रेशो क्या होगा, होल नंबर। एग्जाम्पल से काफी बेटर समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल भी लेंगे इसका, पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन करते हैं आपस में CO2 बनाने के लिए और CO बनाने के लिए। एग्जाम्पल पहले लेता हूं, लेट कर लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CO2 एंड CO। अब रेशियो देखते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO में क्या है, कार्बन का 12, कार्बन रेशो ऑक्सीजन, रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 12 रेशो कितना हो गया इसका, ऑक्सीजन का 16 हो गया, क्योंकि CO है, तो ये कितना आया 3:4, ये तो है इसके लिए। अभी CO2 में देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन का 12 और इसका 32 क्यों हुआ, ओके 2 है, 16 2 जा 32, ठीक है। तो अभी कैंसिल करते हैं, क्या आएगा 3:8। तो फिक्स मास किसका है, कार्बन का, ठीक है, फिक्स मास किसका हुआ, कार्बन का। तो अभी क्या देखेंगे, उस एलिमेंट का मास का रेशो जिसने फिक्स मास के साथ कंबाइन किया, रेशो ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2 कितना आएगा 4:8, जो कि होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट है, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको, क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट, ये लॉ स्टेट करता है, हमें बताता है
व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, कौन कौन से हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर, आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। टू कंपाउंड कौन से हो गए, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, आपस में मिलते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ये अपने कंपाउंड हो गए दो। CO भी बना सकता है, CO2 भी बन सकता है जब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, कौन कर रहा है फिक्स मास के साथ कंबाइन, ऑक्सीजन। फिक्स मास के कैसे, यहाँ भी 3 है कार्बन का मास, यहाँ भी कितना है 3, वैसे तो 12 है, रेशो की बात करते हैं। फिक्स मास कितना है 12। या आप एक काम करें, इसको और बेटर अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे होल नंबर की बजाय 12:16, यहाँ पे क्या है कार्बन ऑक्सीजन का रेशो 12:32, तब भी वही बात पड़ेगी। CO2 अब कितना आ गया 16:32, यहाँ भी क्या है वही 1:2। तो दोबारा समझाता हूँ, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ये टू कंपाउंड बन गए CO और CO2। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, उस एलिमेंट का मास जो फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन कर रहा है, उस एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में क्या होगा, होल नंबर रेशियो में होगा। तो फिक्स मास किसका हुआ, कार्बन का, तो किसका रेशियो होल नंबर होगा, ऑक्सीजन का, दोनों कंपाउंड में। एक कंपाउंड में 16 है इसका, एक में 32, ये होल नंबर रेशियो ही तो है, यही तो स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। इट स्टेट दैट, यह हमें बताता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, देन तब क्या होगा, देन द मास, किसका मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट का जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उस एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। उनका रेशियो क्या होगा, उस एलिमेंट का होल नंबर रेशियो। अभी CO और CO2 है, ये आपस में CO और CO के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, CO और O के। तो उस एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, कौन कर रहा है फिक्स मास के साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा दोनों कंपाउंड में, होल नंबर। तो ये अपना लॉ था मल्टीपल प्रोपोर्शन का। आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए, किसी भी टॉपिक को रिपीट करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।